हेलो एवरीवन। आज हम लेके आए हैं भाग 4 के प्रश्नों को हल करेंगे। ऐसे प्रश्न जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छे प्रश्न होंगे। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न देखें क्या कहना चाह रहा है इसमें। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, पहला ऑप्शन है आपके लिए, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। ये आपका ये इतना सुटेबल है। अगला पढ़ते हैं, देखिए, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। हाँ, ये वाला सही है। देखिए, कक्षावार दक्षता और कौशलों को परिभाषित किया जाए, इसलिए गणित में सीखने के प्रतिफल विकसित किए गए हैं। ठीक है, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि उनको कक्षावार दक्षता और कौशलों को परिभाषित कर सकें, उनके बच्चों की जो है हासिल की जाने वाली दक्षता। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहा है, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणा चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आप भी यहाँ समझ रहे हैं कि बच्चे ने जो आंसर दिया है लंबाई गुणा चौड़ाई, वो एक आयत का क्षेत्रफल होता है। तो बच्चे ने जो क्षेत्रफल को समझा है वो आयत के रूप में समझा है, जबकि क्षेत्रफल तो आप मान लीजिए कि कहा जाए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है ना। अन्य आकृतियों का क्षेत्रफल अलग अलग फॉर्मूले से होता है, लेकिन जो बच्चे ने समझा है वो लंबाई गुणा चौड़ाई वो आयत के रूप में समझा है। तो यहाँ देखिए कि बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। तो ये इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया है। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया है। तो आप भी जानते हैं कि जो आपकी आगमन विधि होती है उसमें सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद नियम की खोज की जाती है। तो उन्होंने जो दिए गए त्रिभुजों को 4, उन्होंने जो लिखा है, देखिए 4 त्रिभुजों को खींचा है जो समकोण त्रिभुज हैं। इनसे उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय को एक तरह से संबंध जोड़ना है उन तीनों भुजाओं में जो है, जैसे कर्ण का वर्ग बराबर आधा का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये उनको इसमें खोजना था। तो वो नियम निकालेंगे तो उससे एक तरह से हुआ त्रिभुजों के ऐसे करके 4 त्रिभुज दिए समकोण, वो उदाहरण के रूप में दिए गए हैं। और उनमें क्या संबंध निकल रहा है कि इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, इसमें भी निकला है, दूसरे में भी निकलेगा, तीसरे त्रिभुज में भी निकलेगा, चौथे त्रिभुज में भी निकलेगा। जब ये संबंध निकलेगा तो सबको एक नियम में लगा करके कह सकते हैं कि एक नियम बन गया, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है ना, कर्ण का वर्ग बराबर आधा का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये होती है आपकी आगमन विधि। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर हम नियम पे पहुंचते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका आपको बताना है कितना मान है। अगर देखेंगे हम 2/3 और 4/5, यानी 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। कितना आएगा? 15। अब 5 का गुणा इस 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, क्योंकि लासा लिया है तो 5 का भाग 3 का भाग 15 में देंगे, 5 बार जाएगा, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से 5 का भाग अगर हम 15 में करते हैं यहाँ पर तो 3 बार जा रहा है ना, तो इसलिए हम 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 तिया 12, 12 और 10 होता है आपका 22/15, 15 एकम 15। तो एक बचा, एक आएगा आपका भागफल, 22 में से 15 के शेषफल बचेगा आपका 7/15। तो एक सही 7/15 ऑप्शन इसमें देखिए जोड़ी है, कहाँ पर है, वही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें दिया है बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी है। तो इसमें आप देख रहे होंगे, जैसे मान लीजिए हम ये निकालना चाहें कि
दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ 25,000 है, यहाँ 39,000 है, और बीच में कितने कॉलम बने हुए हैं। देखो एक कॉलम यहाँ, 2 3 4 5 6 7 रिक्त स्थान है बीच में, 7 यानी कि छोटे छोटे टुकड़े हैं, और उनका जो है 7 टुकड़ों का जो मान आ रहा है, यानी कि 25,000 को 39,000 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 14,000 बचेगा। कितना बचेगा, यानी कि 7 खानों का मान 14,000 है, तो एक खाने का मान कितना निकलेगा, 7 से इसे काट देंगे 2 बार, यानी कि एक खाने का मान 2,000 हो गया। तो आपको बताना है ए और बी जो है इतने बीच में कितने का प्रतिनिधित्व करता है ये। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 खाने हैं। तो 11 में 2 का गुणा कर दो, 11 दूनी 22,000 हो गया। कितना हो गया, 22,000 ये प्रतिनिधित्व करेगा ए और बी के बीच की दूरी को। तो 22,000 जिस ऑप्शन में होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, एक यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग, एक छोटे वर्ग का मतलब है कि ये देखिए इतना सा दे रखा है, ये वाला पूरा, इसका आपको क्षेत्रफल दे रखा है, इतने का क्षेत्रफल दे रखा है, वो 4 है। कितना है, 4 वर्ग इकाई, और ये वर्गाकार है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी हो जिसका वर्ग 4 हो जाए, तो 2 होगी भुजा, जिसका हम वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा। तो एक छोटा सा जो वर्ग है उसकी भुजा कितनी हो गई, 2 हो गई। इतनी बात समझ में आपके आगे हो गई। अब जब एक वर्ग की भुजा 2 है तो आपको इसका परिमाप निकालना है, जो बीच में जो बना हुआ है आयत। तो गिनिए कितनी भुजा आपको वर्ग मिल रहे हैं। यहाँ देखिए इस सर 1 2 3 4 यहाँ हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 आपकी भुजाएं हो गई वर्गों की। तो 12 और एक भुजा 2 की है, और टोटल भुजा 12 है, तो 12 दूनी 24 सेमी आपकी इसकी भुजा हो गई। 4 तरफ से आप भुजाओं की संख्या गिन लीजिए कि कितनी है, तो इसकी जो आंसर बनेगी 14 बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है ये कि निम्नलिखित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए और निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य होगा। तो बस आपको बस ये देखना है कि एक ठोस आकार का निरीक्षण करना है जो कि आपको ये दे रखी है, और ऊपर से जब हम देखेंगे इसे तो हमें कैसा लगेगा। तो आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि ये देखिए एक गट्टा है, एक वर्गाकार का, एक टुकड़ा वर्गाकार का ये है। जब ऊपर से देखेंगे तो हमें केवल यही दिखाई देगा, इतना वाला, ये वाला इस सीध में। तो वो मान लीजिए ये वाला ऊपर से देखने पर हमें ये वाला दिखाई ऐसे दे रहा है, माना के। फिर इसमें 3 है, तो तीनों में केवल हमें ये ऊपर वाला ही दिखाई देगा जो कि इससे सटा हुआ है, तो वो ये हो जाएगा आपका दूसरे वाले का। ऐसे ही इसका सिरा देखेंगे ऊपर से तो ये भी आपको वर्गाकार दिखाई देगा और इससे सटा हुआ पीछे वाले से, इस तरह से ये भी हो जाएगा, है ना। अब रह गया ये वाला। तो अब ये सोचें आप ऊंचा नीचा है तो ऊपर से देखने में हमें ऊपर नीचा दिखाई देगा, नहीं। आप जब ऊपर से दिखाई देंगे तो आपको इसमें ये सोचें कि ये अन्य भाग दिखाई दे जाए, जैसे ये वाला भाग है ये आपको दिखाई दे जाए। ऊपर से जब देखेंगे तो हमें केवल ये दिखाई देगा, एक ये दिखाई देगा, और एक ये दिखाई देगा, और एक ये दिखाई देगा। आपको 4 वर्ग दिखाई देंगे जो आपस में सटे हुए होंगे। तो आपको देख लीजिए एक लाइन में 4 वर्ग कौन से हैं। इस तरह से देखो, ये ऑप्शन नजर में आ रहा होगा आपको कि एक लाइन में आपको 4 वर्ग 1 2 3 4 ऐसे करके दिखाई देंगे। तो ऑप्शन नंबर वो आपका 4 सही हो जाएगा। समझ में आ गया हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया आपको, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे
शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन को आप पढ़िए और देखिए, और ऑप्शन को देख करके आप समझेंगे कि हाँ इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है, बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डंप शराड्स खेलने का आनंद लेते हैं। तो ये आनंद, ये शब्द जोड़ दिया है, ये हमारी समझ से थोड़ा सही नहीं है। तो अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है। देखिए उन्होंने कहा है यहाँ पर बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं को भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए, जो भौतिक गुणों को, जो परिवेश में जो वस्तुएं हैं उनके भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने से क्या होगा कि अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर मिलता है, उन्हें अवसर देता है ना, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। अगर भौतिक निरीक्षण वो किसी वस्तु का करेंगे तो उनके दिमाग में अच्छे से वो समझ में आ जाएगा कि उसका जो है आकार क्या है, भौतिक गुण क्या है, और सारी चीज़ें उन्हें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरे हिसाब से इसका सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके लिए, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? तो इसके बारे में आपको देखो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शनों को देखें। और एक चीज़ समझ लीजिए आप इसमें, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसमें जो है रोमन अंक जो होते हैं उनमें जो है, जैसे ये है एक्स, ये आपका 10 को नोट करता है ना, और कहीं मान लीजिए आई है तो उसका मान 1 होता है ना, और यही मान लो एक्स और आई हो जाए तो ये आपका जो है इसका पूरे का स्थानीय मान अलग होगा, ये 11 को शो करेगा, और कहीं मान लीजिए इस तरह से आया तो ये 9 को शो करेगा। तो मतलब अलग एक अक्षर का स्थानीय मान जो है उनका इसमें जो है स्थानीय मान जो है सही नियोजित नहीं करता है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर 4 देखा, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं। स्थानीय मान का नियोजन क्यों नहीं करते? क्योंकि मान लीजिए हमने 4 लिखा तो वो 2 संख्याओं को लेकर के तब उसकी वैल्यू 4 मानी जाती है, और जबकि इसकी 5 है और इसकी 1 है, 1 और 5 ऐसे लिखेंगे तो 15 हो जाएगा। इसलिए ये स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है, इसलिए हम इनका उपयोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही हो जाता है। अगला प्रश्न, अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए आपको दिए गए 4 इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको क्रम में लगाना है आपको। तो किस तरह लगाएंगे देखिए, तो इसमें जो दिए इनको क्रम में लगाना है, तो देखिए सबसे पहले जो स्टेप आएगा अधिगम और आकलन के चक्र के लिए, जो अधिगम और आकलन के लिए जो क्रम है वो देखिए सबसे पहले जो आना चाहिए शिक्षण अधिगम, जो ऑप्शन नंबर 2 है ये सबसे पहले आएगा। शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन, सबसे पहले उसकी योजना बनाएंगे, उसका संगठन करेंगे। फिर दूसरा स्टेप जो आता है शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, ये वाला शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन करेंगे। उसके बाद उसकी प्रगति रिपोर्ट बनाएंगे, तो उसमें प्रगति रिपोर्ट का विकास, ये वाला तीसरा आएगा। फिर इसके बाद इस प्रगति रिपोर्ट के बाद जो बनता है ऑप्शन, बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार, ये ऑप्शन नंबर 4। यानी कि पहले आएगा ऑप्शन नंबर 2, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है 4 सही। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।